5 मिलियन व्यूज के लिए थैंक यू। कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर भी। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक यंग आदमी इतना डायनेमिक है। ये आपको कैसे पता चला? मैंने बहुत कम बात करी है। नहीं, आदमी का चेहरा उसका आईना है। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, इट्स अ मिरर। मतलब यहाँ एक स्क्रीन है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ होता है। ओके, क्योंकि आप एक कोच हो सर, आई फील कि एक अच्छा कोच होने के लिए आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट होने की जरूरत होती है। डेफिनेटली। ओके, तो अब आप क्या पढ़ रहे हो? आप एज अ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? अभी आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, राम राज्य। ओके, इट इज रिटन बाय आशुतोष राणा। वो मतलब एक्टर आशुतोष? हाँ, यस। और मतलब वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रामा, हिज कैरेक्टर एंड ऑल, बहुत अच्छा। तो आजकल मेरा टॉपिक है राम, श्री कृष्ण की, मतलब इनसे कुछ निकाला जाए बाहर, इनकी कुछ रेलेवेंसी क्रिएट की जाए। वो हमेशा रहेंगे रेलेवेंट, तो मेरा टॉपिक ही यही है आजकल, श्री कृष्ण, प्रभु राम वगैरह वगैरह। आजकल क्यों? आजकल इसलिए क्योंकि मैं काफी फ्री फील कर रहा हूँ, शोज करता रहता हूँ, पढ़ाना थोड़ा सा कम हो गया है, तो लाइफ लग रहा है कि डाइवर्ट हो रही है। ओके, अभी तक मैं कोच था यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अब धीरे धीरे मैं सोशल वर्कर ज्यादा होता जा रहा हूँ कि मेडिटेशन पे काम करना है, प्रमोशन पे काम करना है, तो कुछ अलग ही दिशा में काम चल रहा है। ज्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही है आपकी? ज्यादा आध्यात्मिक पढ़ाई चल रही, वो पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो अध्यात्म का देश ही है। भारत मीन्स नॉलेज। लेकिन शायद मकाले के प्रभाव में ज्यादा दिन तक रहे कि कुछ नहीं होता, बाबा कुछ नहीं होते, संत कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसलेबाजी है। लेकिन शायद कुछ किस्मत अच्छी थी कि आंख जल्दी खुल गई। कैसे खुली आंख? जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो, तो एक बात एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करती। जो भाग्य के सहारे रहते हैं, बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना। उसमें दो बातें होती है, एक तो आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं, तो जहां गलती नहीं वहां इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं, उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो खत्म हो जाता है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हो, और शुरू से मैं उनके इन्फ्लुएंस में रहा हूं, उनकी बड़ी सारी किताबें पढ़ी, तो मुझे लगता था कुछ तो गलत हो रहा है। बस वहीं उसी गलती ने इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की, और उसी इंट्रोस्पेक्शन का परिणाम है कि आज मैं यहां हूं, स्पेशली अध्यात्म के रास्ते पे। आपकी गलती ये थी कि आप मटेरियल ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे? मटेरियल ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, और मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था। इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को देखना। मैं अपना छोड़ के सबको देख रहा था। ओके, ये लड़का आईएएस बन रहा है, ये बिजनेसमैन बन गया, इसके पास 500 करोड़ आ गया, इसने मर्सिडीज खरीद ली, तो वो जो मेरा अटेंशन दूसरों पे रहा लगातार, उससे मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैं आउट ऑफ फोकस हो गया था। अब कभी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं आज से करीब 15 साल पहले की। ओके, जब मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हुए यूपीएससी के, वहां से मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप ये मानते हो कि भगवान आपकी मेहनत को रजिस्टर करते हैं? चाहे आपको उस मेहनत से रिजल्ट्स ना मिले, पर भगवान हमेशा वो रिजल्ट्स आपके हाथों में डाल देगा, शायद थोड़े टाइम बाद, पर मेहनत रजिस्टर होती है, तो शायद उस मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मेहनत कभी, श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। वो जैसे मैं ये बात यहां से कहना चाहूंगा रणवीर शो से, कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, और शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी 2019 में, हमारा गोल ये था कि सक्सेसफुल इंसानों के दिमाग को एक्सट्रैक्ट करके उनके बेस्ट बिट्स दुनिया के सामने हमें पेश करना था। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड पॉडकास्ट था हमारा। पहले 2 साल के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट चला, और फिर ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बदल गए, क्योंकि आई फील कि यूट्यूब पर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट फिर सैचुरेट हो गया। हर कोई बेसिकली ज्ञान दे रहा था कि ये करो, वो करो, ये मत करो, मैं ये करता हूं, ऐसे हैबिट्स होने चाहिए, ऐसे आपको सोना चाहिए। और आज किसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहिए नहीं चाहिए। शायद स्पिरिचुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट लोगों को चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। पर मोस्टली लोगों को आज के जमाने में नॉलेज चाहिए, जबरदस्त नॉलेज है, डीप नॉलेज चाहिए, और फ्यूचर के बारे में लोगों को ज्यादा जानना है, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगले 10 साल भारत के होने वाले हैं। हाँ, करेक्ट। बट ऑनेस्टली इसी सेंटेंस को एक कठोर तरीके से देखा जाए, मेरे अकॉर्डिंग ये बोलने की बात है, अनलेस आप एक गेम प्लान बनाओ खुद के लिए। तो अगले 10 साल में एग्जैक्टली गेम प्लान क्या होगा? दुनिया भर में टेक का प्रोग्रेस हो रहा है, एआई का प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज बन रही है। आई फील कि भारतीयों को एक गेम प्लान चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो गेम प्लान होना क्या चाहिए? और स्पेसिफिकली ट्राई एड्रेसिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी का भी फ्यूचर थोड़ा समझा दीजिए, मतलब फ्यूचर क्या होने वाला? फ्यूचर को इंप्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका है
पास्ट की एनालिसिस और प्रेजेंट में वर्क। मतलब हम जब पढ़ते हैं यूपीएससी में भी, तो हम करते क्या है कि 1950 का भारत क्या था, फिर 1991 का क्या हुआ, 2023 में क्या है और 47 में क्या होगा, ये हमारा चार्ट होता है कि 1950 का भारत क्या था, प्राइमरी सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बैंकिंग कैसी थी, तो हम उसका एक आउटलाइन चार्ट बनाते हैं जी। फिर वहां से हमने जर्नी शुरू किया। फिर जब हमने वहां से जर्नी शुरू किया तो हम पहुंचे 91 तक, जहां एक नया दौर शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, बुलेट और बजाज सुपर मिलकर बन गई एक्टिवा। अब औरत और आदमी दोनों काम पे जाने लगे। फिर क्या हुआ, 91 से एक नए भारत की शुरुआत हुई, शाइनिंग इंडिया, मेरा भारत महान, इंडिया इज ग्रेट। फिर बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और हम पहुंचे 2023 में। तो एक चार्ट अब हम बनाएंगे नीचे कि अब प्राइमरी सेक्टर, अब इंडस्ट्री, अब बैंकिंग, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 3 चार्ट हमारे पास हैं और हमें एक डॉट क्रिएट करना है 47 का, 2047 इंडिया इन 2047 एज अ वर्ल्ड पावर इफ नॉट सुपर पावर। वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड कि भाई आप कुछ तो हो, वो दुनिया हमें मानती है कि साहब आप कुछ तो हो, आपने प्रोग्रेस किया, आपने डेवलप किया। ऐसे ही हर आदमी को, दिस इज द बेस्ट वे, पास्ट की एनालिसिस, पास्ट पर रिपेंटेशन नहीं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी आपको छोड़ देगी। एकदम एकदम छोड़नी आपको। पास्ट की रिपेंटेशन और पास्ट का ग्लोरिफिकेशन। हमारे बाबा हाथी पे चलते थे, अरे भैया तुम साइकिल पे चल रहे हो तो तुम प्रेजेंट में रहो, बाबा तो चलते ही थे। तो पास्ट की एनालिसिस, प्रेजेंट का प्रायोरिटी एंड प्लानिंग, ये जो 2 P है लाइफ में, ये इतने इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं देखता हूं कि 22 साल का लड़का आमतौर पर तैयारी करने आता है। अब 22 साल का लड़के का जो सेंसस लेवल है बहुत स्ट्रांग है। अब वो लड़की देखेगा तो अट्रैक्शन तो हो गई, अब वो ऑडी देखेगा तो अट्रैक्शन हो गई। उस अट्रैक्शन में उसके साथ दूसरी तरफ जब वो देखता है तो उसका जीवन। अब 90% लड़के क्या होते हैं, युवा, हो सकता है हम भी कभी ना कभी इसके थोड़ा बहुत शिकार तो थे, बोले भले ना। तो होता क्या है कि हम उनको इंटरमिक्स कर देते हैं, गर्लफ्रेंड बना ली, तैयारी भी शुरू कर दी। वहां पर उस लड़के को क्या करना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि यार पहला क्या करेंगे, पहला ऐसा कौन सी चीज। जैसे एक यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, 1940s में 3 देश पैदा हुए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और तीनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट की और तीनों की एक जैसी कंडीशन। आज चाइना वर्ल्ड पावर के रेस में है क्योंकि उसने पहली प्रायोरिटी सेट की थी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, प्लान किया था पैसे कमाने, पैसा कमाना है, मेड इन चाइना होना चाहिए, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका को रिप्लेस करके मेड इन चाइना बनाना है। बनाया उन्होंने। आज एप्पल को अगर कोई टक्कर देता है तो OnePlus, पर ऐसा कोई चीज पाकिस्तान में है नहीं है। दे आर नॉट इकोनॉमिक पावर। इंडिया OnePlus नहीं बना पाई, लावा बनाई। अब 3 प्रोडक्ट से 3 कंपनियों, 3 देशों की स्थिति पता चलती है। अगर मैं औकात शब्द ना यूज करूं तो स्थिति पता चलती है। एक एप्पल एक तरफ रख दे सामने, एक OnePlus रख दे, एक लावा रख दे, तो हमें इस लावा को OnePlus के स्टेज पे ले जाना है और फिर एप्पल। तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो जाएगा। ये जियोपॉलिटिक्स का बेसिक लॉजिक होता है। एग्जैक्टली। मतलब जैसे देश में पॉलिटिक्स होता है वैसे इंटरनेशनल स्टेज पर जियोपॉलिटिक्स होता है, और वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन भी होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, ऐसे तो गैंग वॉर होती है। व्हाट इज अ गैंग वॉर? अगर हम मुंबई में रहें तो मुंबई इज अ कमर्शियल सेंटर, बिजनेस सेंटर है। तो कौन से बिजनेस से किसको कितना पैसा लेना है, रियल एस्टेट से कौन लेगा और ट्रेड से कौन लेगा, कौन और प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो चीज इंटरनेशनल लेवल पे है वो नेशनल लेवल पे है, वो पर्सनल लेवल पे है। तो जिसने भी, अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पे, ये है एजुकेशन का रोल। इस देश को महान बनने के लिए सबसे पहले एक अप्लाइड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना पड़ेगा। अप्लाइड मतलब क्या? मतलब कि अगर हम वर्ल्ड वॉर समझ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, तो हम मुंबई की गैंग वॉर को भी समझ रहे हैं। ओके। कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई इकोनॉमी की है, पर्सनल नहीं है। मतलब जो भी चीजें दुनिया में हो रही है पहले उन चीजों के बारे में जानना और फिर उन चीजों के नीचे जो वजह है उस वजह को जानना, और फिर अपने आप को देखना। जैसे चाइना इकोनॉमिक पावर बना और फिर पॉलिटिकल पावर है दुनिया में, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर अपनी वजूद को बनाना है, बढ़ाना है, तो उसको चाइना से सीख सकता है। चाइना इन 2023। ओके। बहुत अजीब सवाल पूछूंगा अभी। ओके, ये मैं एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा खुद का इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। मैं सीखने की कोशिश करता हूं पॉडकास्ट के थ्रू। नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई फील कि इस
स्थिति से मुझे बहुत फायदे मिले कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स बहुत सर्विस लेवल पर फॉलो करूं। मुझे बस पता है कि क्या हो रहा है, मैं क्यों तक जाने की कोशिश भी नहीं करता हूं। मैं पूरी गेम को जियोपॉलिटिकल नजरिए से देख रहा हूं। तो क्या मैं गलत कर रहा हूं आपके अकॉर्डिंग? है ना, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आप ये मानते हो कि ये सही हाँ है? हाँ। नेशनल या स्टेट पॉलिटिक्स क्यों फॉलो करना चाहिए या क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, ये बता दीजिए। नहीं, पॉलिटिक्स फॉलो ही करना चाहिए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में मोनार्की थी। मोनार्की में राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता था। जैसे अशोक है, वो देवानाम पियदसी है, बिलव्ड ऑफ गॉड। प्रजा का भला करना ये धर्म था। वी आर बाउंड बाय लॉ। अकबर जिले इलाही है, लेकिन मोदी जी हमारे जिले जमहूरियत है। बात समझ में आई? अशोक वॉज देवानाम पियदसी, बिलव्ड ऑफ गॉड। अकबर वॉज जिले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। मिस्टर मोदी इज जिले जमहूरियत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो पॉलिटिक्स समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो स्टेट में है या नेशन में है, वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। जैसे आज हम भारत को देखें, हमारे भारत के लोग इनोसेंट बहुत है, बहुत, मतलब इतने इनोसेंट लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप इन्हें बिना तथ्य के कुछ भी समझा सकते हो। यह देश एविडेंशियल नहीं है। जैसे ब्रिटेन का आदमी आपसे एविडेंस मांगेगा, यह देश लॉजिकल है। बस आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर ले आओ, लोग मान लेंगे। तो ये देश बड़ा इनोसेंट है। इसलिए अगर इस देश को महान बनना है तो इस देश के लोगों को पॉलिटिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, उसे समझना ही पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है। उसका सिर्फ पैर नहीं छूना है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी इलाके में आता है, पूरा मोहल्ला पैर छूने के लिए भागता है। भैया आपका रिप्रेजेंटेटिव है, रिश्तेदार थोड़ी है। पैर हम किसका छूते हैं? किसी सम्माननीय का, शिक्षक का, गुरु का, संत का। भैया अभी तुम्हारे ऑफिस में डीजीपी साहब आ गए, आप जाओगे पैर छूने, अपने प्रणाम करोगे, सर नमस्कार, जय हिंद सर। तो पॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। फिर आपने ये क्यों कहा कि अगर आपने जियो पॉलिटिक्स समझ लिया तो नेशनल और स्टेट? नहीं, मैंने ये कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था, उस पर मैंने समर्थन दिया था कि जियो पॉलिटिक्स समझना एक पीएचडी करने के बराबर है। ओके। जियो पॉलिटिक्स वो आदमी समझ सकता है जिसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो। सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी जियो पॉलिटिक्स कभी नहीं समझ सकता। भाई इजराइल, 99% लोग दुनिया में ये समझते हैं कि इजराइल का जो मसला है वो मुसलमान और यहूदी का मसला है, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल जगह है ज्योग्राफिकली। 99% आप किसी से पूछो, हिंदू से पूछो, सिख से पूछो, किसी से, यार ये इजराइल, अरे बोले भैया यहूदी जो है जबरदस्ती मुसलमानों के इलाका कब्जा किए होंगे। किसी को नहीं पता कि ये मसला जितना इतिहास पुराना है उतना ही पुराना ये मसला है। कभी वहां रोमन एम्पायर का दबदबा था, क्योंकि जिसका भी वहां कब्जा होगा वो पश्चिम और पूरब के ट्रेड पे कब्जा करेगा। फिर बाइजेंटाइन एम्पायर आया, फिर ऑटोमन एम्पायर आया, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, और आज अमेरिकन एम्पायर है। तो अमेरिकन एम्पायर वहां सीधे तो बैठ नहीं सकती, तो इजराइल उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस ज्योग्राफी को समझना, मेडिटेरेनियन, स्वेज कैनाल, रेड सी, इतनी टेक्निकलिटी कौन सीखे? तो जो आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, उसका मतलब उसका माइंड बड़ा मैच्योर है, बड़ा समझदार माइंड है, बड़ा डीप नॉलेज रखने की वो फितरत रखता है। तो जो पीएचडी करने की सोचेगा वो क्लास 10th की सिविक्स बुक नहीं पढ़ेगा। हमारा संविधान, हमारी संसद, ऐसे ही तो छोटी छोटी हेडिंग होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा यार, जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। तो बेसिकली अगर आपने 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लिया तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई क्यों करें? यही लॉजिक। ओके, थोड़ा सा क्या कहूं, मैं एक रिस्की चीज कहूंगा। हमारे डेटा के अकॉर्डिंग भारत में आजकल जियोपॉलिटिकल कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और व्यूअर्स पूरे इंडिया से आते हैं, ना कि सिर्फ शहरों से। पूरे इंडिया के लोग अभी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट घटेगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इंडिया का आदमी मजा लेने वाला आदमी है। ओके। जैसे भैया हमारी तुम्हारी गाड़ी मेरीन ड्राइव पे लड़ गई और हम दोनों झगड़ा करने लगे, तो 500 लोग खड़े होकर देखेंगे। ये इंडिया के लोगों की एक बड़ी अजीब सी बात है। मतलब दुनिया भर में बिग बॉस चाहिए। हाँ, तो मजा ले रहे हैं। और अगर हम दोनों नहीं लड़े, मतलब एक दूसरे को हमने घूसा नहीं मारा, तो पब्लिक बड़ी निराश होगी। ओके, क्या मजा ही नहीं आया, टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये इंडियन साइकोलॉजी है। जैसे यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब किसी को नहीं पता क्यों चल रहा है। इस दुनिया, भारत में सिर्फ 1% लोगों को पता चल रहा होगा कि ये वार्म वाटर पॉलिसी का परिणाम है। पीटर द ग्रेट लेकर आया था 17th सेंचुरी में, लेकिन देख सब रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे भैया यूक्रेन हुआ, आज पुतिन हुआ, वो कह रहा था कि न्यूक्लियर मार देंगे। तो जो 4 आदमी बैठे हुए हैं अंधेरी में चाय की दुकान पे, और पूना में यवले चाय वाले के पास बैठे हैं, और इलाहाबाद में पप्पू चाय वाले, इनको कोई वॉर से थोड़ी मतलब है। अच्छा, पहले क्या था? पहले ये वॉर दिखाई नहीं पड़ते थे। लिबरलाइजेशन से पहले सबके घर में टीवियां नहीं थी। अब सबके घर में टीवी है। अब टीवी जिसके पास नहीं भी है, तो एप्पल से लेके लावा तक का फोन तो है ही है। यूट्यूब खोल लेता है वो कि मिसाइल मारा पुतिन ने कहा होगा दुनिया का खात्मा। अरे भैया,
तो जो इंडियन साइक है, वो जो मोहल्ले के झगड़े में मजा लेती थी, अब वो इंटरनेशनल में मजा ले, उसको बाहर में जाए, उसको कारण नहीं जानना। ऐसा थोड़ी कि इस देश का हर आदमी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा, उसको मजा आ रहा है। एक और कठोर चीज कहनी है मुझे सर, और प्लीज करेक्ट मी, ठीक है, अगर आप Please. अग्री नहीं करो। ओके, हमने इसी के पहले कहा कि अगर हमें भारत को सच में आगे लेकर जाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है भारत को, तो फिर हमें पैसे कमाने होंगे। हाँ। पैसे कमाने एंटरप्रेन्योरशिप से, बिजनेस खोलकर, करेक्ट? बिल्कुल यहां तक अग्री? बिल्कुल। अगर हम जिंदगी भर सिर्फ बिग बॉस देखें और शार्क टैंक नहीं देखें, तो फिर भारत आगे कैसे जाएगा? और ये जो हम कह रहे हैं कि अगले 10 साल भारत के होने वाले, एक बहुत रोमांटिक चीज है। बहुत कम लोग असल में बिजनेस करना चाहते हैं, असल में मेहनत करना चाहते हैं। शायद जो जेन जी है, जेन अल्फा है, मतलब 2005 के बाद जो लोग पैदा हुए, उनसे मुझे होप है। पर मेरे एज के भी, मैं 1993 बॉर्न हूं, बहुत कम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं। बहुत कम लोगों के सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। बहुत सारे लोगों को देश छोड़कर जाना है। असलियत क्या है? क्योंकि अच्छी फीलिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत के अगले 10 साल है, भारत का डेकेड है, पर असलियत क्या है आपके अकॉर्डिंग? असलियत यह है कि इस देश में दो बातें। एक, आपने अपनी जनरेशन को जैसे सदगुरु है, कैसे तैयार किया उन्होंने अपनी बेटी को। मतलब सदगुरु की बेटी इज आइडियल फॉर एवरी पेरेंट इन दिस कंट्री, कि हमें सिर्फ परसेंटेज पे नहीं ध्यान देना, पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। ये देश सब कुछ करेगा, ये जो देश है हमारा, ये सब कुछ करेगा। वो क्यों लोग बिग बॉस बैठ के देख रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया। इस देश की एक मेंटेलिटी है नौकरी। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत। हम देखते हैं रेड लाइट पे छोटी छोटी चीजों को लोग बेचते हैं। एक डॉग, मैंने देखा लोगों को वो डॉग टॉय बेचते हैं जिसका डॉग का सर हिलता रहता है, 100 रुपए में 2। वो भी चाइना से आता है। जो विंड पाइप, वो वाइपर होते हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बॉटल में वाइपर लगा होता है विंड ग्लासेस साफ करने के लिए, मेड इन चाइना लिखा हुआ उस पर। तो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट आजकल कह रही है कि हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे और हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले चलेंगे, तो नौकरी करने के बजाय, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, वैसे भी 1 अरब 50 करोड़ का देश है, सबको कहां मिलेगी? मैं कल ही जब मैं मुंबई आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को यह बात लगे कि यार नौकरी मिलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं कि गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे स्कूल में होते हैं, 12th के बाद कोई गरीब नहीं होता। ये सब साइकोलॉजी किसने फैलाई? हमने फैलाई। यूपीएससी में गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भैया जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहा है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उसने 12th किया होगा या तो कॉमर्स से किया होगा। कॉमर्स का लड़का अकाउंटेंट हो सकता है। अगर उसने साइंस से किया है, साइंस से, तो अगर रणवीर अलाहाबादिया 93 बॉर्न अपना शो चला सकता है यूट्यूब की असेसमेंट की वजह से, और एक अच्छा शोमैन है इंडिया में, तो वो जिसने 12th कर लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, वो 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो कुछ क्रिएटिव करना है। आप एक 1000 रुपए का बोर्ड लगा लो, जिस फोन पर आप पढ़ते हो उसी फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, और कुछ ऐसा पढ़ाओ फिजिक्स में कि वो जो क्लास 9 10th का बच्चा पढ़े ना, वो आपको स्टक हो गया ऐसे देखे कि अरे भैया, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस गए काम कराने, आप वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आपकी फाइल नहीं देख रहा है, आपको न्यूटन का पहला लॉ याद आ गया कि बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। आपने 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट फाइल पे रख दी, बाबू ने चॉकलेट की तरफ देखा, फोर्स अप्लाई किया ना आपने। चॉकलेट कुछ भी हो सकती है। ये है क्रिएटिविटी। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कुछ क्रिएटिव भी तो करो, आप कुछ पैदा भी तो करो। इस देश के युवा को एक चीज बता दी गई है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अरे नौकरी से शादियां होती हैं, आज डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारी शादी होगी नौकरी से। शादियां व्यक्ति से होती हैं, शक्ति से होती हैं। तो इस देश के माहौल को बदलना होगा। वो बिग बॉस देखना कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी देख भी लेना चाहिए, बड़ा ड्रामा होता है, ड्रामा एंजॉयमेंट है ना, तो वो हमें भी पता होता है, तो देखना चाहिए, किसी चीज का ऐसा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिग बॉस से वो लॉबी को हटानी है या मूवी से हटानी है, सीरीज से हटानी है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि भैया देखो तुम कुछ क्रिएटिव करो, कुछ। एक छोटा सा इंस्टेंस में बताता हूं। 1853 में जापान गुलाम हो गया। पहला काम उन्होंने किया, जैसे वो गुलाम हुए, 1757 में हम गुलाम हुए, 1857 तक हमें पता ही नहीं चला कि हम गुलाम है। गांधी जी को 1920 में जब उन्होंने कहा स्वराज, लोगों ने पूछा क्या? अरे बोले सेल्फ राइट, आजादी। अरे लोगों ने कहा भैया हम तो आजाद है, हमारे 13 बच्चे, हमें किसी ने रोका ही नहीं। 1920 के आदमी को भारत में पता ही नहीं था कि वो आजाद नहीं है। 1920 अरब गुलाम हुआ,
आज तक गुलाम है, पता ही नहीं इनको, कहते हैं हमें यहूदी परेशान कर रहे हैं। लेकिन 1853 में जापान गुलाम हुआ, जैसे ही गुलाम हुआ